Hello guys, I am Imansi. This is a 8th class Geography chapter 4 Agriculture. This is second part of this chapter. यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये एग्रीकल्चर का जो लेसन है उसका सेकंड पार्ट है। पहले हम एग्रीकल्चर में क्या मतलब ये हमने डिस्कस किया था पहले कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, प्राइमरी जो हमारे कृषि वगैरह से रिलेटेड होती है, सेकेंडरी क्या होती है जो भी हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, मतलब रॉ मटेरियल को जब हम फिनिश गुड में जो प्रोसेस होता है, जो भी प्रक्रिया होती है वो हमारे किस में होता है, वो हमारे सेकेंडरी में होता है। फिर हमारे टर्सरी होती है जो भी हमारे प्रोडक्शन में जो हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, पैकिंग, इंश्योरेंस या एडवर्टाइजमेंट, ये सभी हमारे मतलब टर्सरी एक्टिविटीज़ की ये हमारे एग्जाम्पल होता है। हमारे जो 50% जो लोग होते हैं ज़्यादातर हमारे वर्ल्ड के एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में क्या होते हैं पूरी तरह डिपेंड, और 2/3 जो पॉपुलेशन होती है वो हमारी पूरी तरह से किसके होता है, वो हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड होती है। फिर हमारे जो कृषि के लिए बहुत सारी चीज़ देखना होता है कि फेवरेबल कंडीशन किस तरह से होती है। अब जो फार्म सिस्टम्स होता है मतलब किस तरह से हम किस तरह से सीड्स को लेंगे, किस तरह से फर्टिलाइजर करेंगे, किस तरह से मशीनरी को यूज़ करेंगे, सारे इनपुट्स होते हैं। जब भी हम जैसे हम क्या करते हैं कि मतलब ट्रैक्टर से क्या करते हैं मिट्टी को पोली बनाते हैं, फिर हमने क्या करते हैं उसमें बीज वगैरह इसमें डाला है, प्लॉगिंग करता है, फिर हमें स्प्रे करता है, फिर हमारे क्रॉप्स क्या होती है, हमारी प्रोडक्शन हमारा ये हमारी फिर आउटपुट करके आती है। फिजिकल इनपुट्स में हमारी क्या करते हैं ह्यूमन इनपुट्स होता है जिसमें हम स्टोरेज करते हैं जो भी हमारी फसल वगैरह हो जाती है, लेबर उसमें मजदूरी करते हैं, उसकी कटाई के लिए, बुआई के लिए मशीनरी वगैरह का यूज़ करते हैं, हम लोग को यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, ये सारे हमारे क्या होते हैं फिजिकल इनपुट्स। और इसके साथ साथ हमारे सनसाइन वगैरह एंड फॉलोअर, टेम्परेचर, सोइल स्लोप, ये सारे हमारे क्या होते हैं, हमारे फिजिकल इनपुट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखा था हमने, सब्सटेंसेस कमर्शियल, सबसे मतलब ये कहते हैं सब्सटेंसेस जो फार्मिंग होती है उसमें दो तरह, इंटेंसिव सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर जो क्या होता है कि लोग छोटे प्लॉट्स पर खेती करते हैं और जो कमी लेबर की ज़रूरत होती है मोस्टली क्या होती है वो खुद के लिए ही करते हैं, और मोस्टली जो इनकी जो क्रॉप्स होते हैं वीट, मेज या पल्सेस होते हैं। फिर हमारे क्या शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि हमने इस तरह की जो होता है कि हमने एक मतलब एक जगह कोई भी हमने खेती की तो उसको कुछ टाइम के लिए हमने छोड़े ताकि फर्टिलाइज हो जाए, फिर दूसरी जगह हमने उसको दूसरी जगह वहाँ पे भी करना शुरू करते हैं। तो झूमिंग खेती होती है तो नॉर्थ ईस्ट में इंडिया में बोला जाता है, मिल्पा मैक्सिको, रोका हमारा ब्राज़ील में है, और लदांगा ये इसमें बोलते हैं हमारा मलेशिया में। नोमैडिक हेडरिंग होती है जिसमें चरवाए मतलब जाते हैं अपने पशु वगैरह को चराने वगैरह। कमर्शियल फार्मिंग होती है जिसमें हमने देखा था मिक्स फार्मिंग। कमर्शियल होता है कि जो हम बेचने के लिए, वस्तु को बेचने के लिए, हम प्रोडक्शन करने के लिए दूसरी मार्केट में और दूसरे स्टेट में भेजने के लिए तो कमर्शियल होते हैं। मिक्स फार्मिंग होती है जिसमें हमें एक मतलब उसमें क्या होती है कि तो हम उगाते हैं मतलब फूड्स वगैरह को उगाते हैं, चारे की फसल को उगाते हैं, और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि जो पशु होते हैं उनको भी पालने का काम करते हैं। मोस्टली में यूरोप, यूएसए और अर्जेंटीना। फिर अब आते हैं हमारा सेकंड पार्ट। यदि आपको पूरी तरह डिटेल में देखना है तो उसका फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हो। तो अब आए यहाँ से हमारा प्लांटेशन आर द टाइप ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग। जो प्लांटेशन होता है वो एक कमर्शियल फार्मिंग होती है वेयर द सिंगल क्रॉप्स, जहाँ पे एक ही फसल को उगाया जाता है। जैसे हमारे टी, कॉफ़ी, शुगर केन, टी और चाय होती है, कॉफ़ी हमारे कॉफ़ी होती है, शुगर केन गन्ना होता है, कैशपी को मतलब काजू होता है, रबड़ होता है, बनाना, कॉटन, ये इसमें सब उगाए जाते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ द लेबर एंड द कैपिटल आर रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है प्लांटेशन में कि हमें क्योंकि कमर्शियल के लिए करें, ज़्यादा स्केल में हम कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा इसमें लेबर की ज़रूरत होगी, और बहुत सारी कैपिटल का मतलब क्या होता है कि हमें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होगी, क्योंकि जितना हम ज़्यादा प्रोटेक्शन करेंगे इसके लिए ज़्यादा बीज की ज़रूरत होगी, ज़्यादा अलग, ज़्यादा फर्टिलाइटी की, तो कटाई के लिए काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। द प्रोड्यूस में बी द प्रोसीड ऑन द फार्मिंग इटसेल्फ। ये जो भी प्रोडक्शंस होता है इसमें हम एक कुछ तो अपने लिए, अपने फार्मिंग के लिए ही मोस्टली यूज़ करते हैं, या फिर जो होते हैं नियर बाई जो हमारी फैक्ट्रीज होती है उसमें सेल करने के लिए हम क्या करते हैं डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल द सच फार्मिंग। इसमें क्या होता है कि हम ट्रांसपोर्ट होता है उसका विकास करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, नेटवर्क होता है जो फार्मिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ज़्यादातर जो हमारे जो प्लांटेशन होते हैं वो हमारे एक ट्रॉपिकल रीजन के जो क्षेत्र होते हैं उसमें ही पाए जाते हैं। जैसे हमारा मलेशिया है, रबड़ हमारा मलेशिया में है, कॉफ़ी हमारा ब्राज़ील में है आप कह सकते हो, और जो हमारे टी है वो इंडिया में और श्रीलंका, और हमारी मतलब ये कहते हैं कि जो मोस्टली जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं जो हमारे कहते हैं कि 0 डिग्री से 23 डिग्री और 23 डिग्री से नीचे जो आप कहते हैं, तो वहाँ के वाला जो होता है ये वाला एरिया होता है जहाँ हमें प्लांटेशन करता है। अब इसमें आता है कि हमारा जो मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी हम
फसलों को उगाते हैं। ए लार्ज वैरायटी ऑफ द जो क्रॉप्स होता है आर गोन टू मीट द रिक्वायरमेंट द ग्रोइंग द पॉपुलेशन। मतलब क्या होता है कि सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं कि जो भी फसल को उगाते हैं हम देखते हैं कि जो भी हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। क्रॉप्स आर आल्सो द सप्लाई द रॉ मटेरियल फॉर एग्रो द बेसिक द इंडस्ट्रीज। तो जो फसल होती है वो हम एक मोस्टली क्या करते हैं कि एक तरह से जो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं और वो किस में किया जाता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। मतलब जो भी हमें इंडस्ट्री जो होती है, उद्योग होता है जो कृषि के ऊपर डिपेंड होते हैं, मोस्टली हम क्रॉप उसके लिए ही उगाते हैं क्योंकि वहाँ से उनको रॉ मटेरियल मिल जाता है। जैसे हमारा कॉटन होता है तो कॉटन को यदि हम धागे बनाएंगे तो वो हमारे एग्रो बेस है, तो वो इंडस्ट्री के लिए वहाँ पे काफ़ी यूजफुल होगा क्योंकि हमारी जो कॉटन्स होता है, कॉटन बॉल उस इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल का काम करती है। मेजर फूड द क्रॉप्स, जो ज़्यादातर जो फूड्स क्रॉप्स होती है, खाने वाली जो फसल होती है उसमें वीट होता है, गेहूँ होता है, राइस मक्का, राइस चावल होता है, मेज़ मक्का होता है, एंड द मिलेट मतलब मोटा अनाज जिसको हम ज्वार बाजरा और रागी की जो फसल होती है। जूट एंड द कॉटन और द फाइबर द क्रॉप्स, जो जूट होती है और जो कॉटन होती है हमारे रेशेदार फसलें होती है। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रेशेदार फसलें कौन कौन सी होती है, हमारे जूट होती है और कॉटन होते हैं। इंपोर्टेंट द ब्रीवेज द क्रॉप्स ऑफ द टी एंड द कॉफी, मतलब यदि महत्वपूर्ण ब्रीवेज का मतलब होते हैं कि जो पीने वाली मतलब जो जिससे हम जैसे चाय वगैरह तो पीने वाली हमारी चीज़ें होती है, कॉफ़ी होती है पीने वाली होती है, तो इस तरह की जो फसल को ब्रीवेज क्रॉप्स बोलते हैं जिसे पेय फसल बोलते हैं। तो ये वाली जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है हमारे इसमें मेजर क्रॉप्स में। फिर हम देख लेते हैं कि राइस क्या होता है। राइस इज़ द मेजर द फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड, हमारे जो संसार की सबसे काफ़ी महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है जो हमारा राइस चावल होते हैं। इट इज़ वाज स्टेपल डाइट्स और ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन, जो ये काफ़ी यूज़, स्टेपल का मतलब होती है जो ज़्यादा यूज़ होता है इस वाली जो राइस का, चाहे वो ट्रॉपिकल हॉटेस्ट वाले जो चीज़ें मतलब उसमें क्षेत्र होते हैं, गर्म वाले क्षेत्र होते हैं, सब ट्रॉपिकल जो हमारी मतलब जिसमें बारिश भी होती है और जो हॉटेस्ट भी होते हैं उन सब में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन दोनों में ही यूज़ होता है। राइस नीड द हाई टेम्परेचर, राइस को क्या होती है ज़्यादा अगर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और ज़्यादा ह्यूमिडिटी, मतलब उसको ह्यूमिडिटी नमी भी चाहिए और उसको टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए और रेनफॉल और बारिश भी काफ़ी होनी चाहिए। ये जो ट्रॉपिकल को उष्णकटिबंधीय बोलते हैं और उपोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। इट ग्रोज द बेस्ट द एलुवियल, ये क्या होती है एलुवियल एंड द इन द क्लेई सॉइल, ये क्या होती है उगाई जाती है मोस्टली जो हमारी जलोढ़ मिट्टी होती है, काफ़ी अच्छी मिट्टी होती है और काफ़ी चिकनी मिट्टी होती है। क्ले का मतलब चिकनी मिट्टी, विच कैन बी द रिटेन वाटर, जो काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी को स्टोर करके रखती है। मतलब क्योंकि हमें चावल के लिए तो सबसे ज़्यादा क्या होती है पानी की ज़रूरत होती है। चाइना लीड इन द प्रोडक्शंस ऑफ द राइस, मतलब कहते हैं चाइना सबसे ज़्यादा प्रोडक्शंस करती है, हमारा राइस का सबसे पहले नंबर पे है और उसके बाद क्या होता है हमारा इंडिया है, फिर जापान, श्रीलंका, इजिप्ट है। तो ये सारे क्या होती है कि ये हमारे राइस को प्रोडक्शन करने वाले ये कंट्रीज़ हैं। इट फेवरेबल द क्लाइमेट्स, इसमें ये जिसका जो क्लाइमेट्स मान लो जो उसका मौसम मान लो काफ़ी फेवरेबल कंडीशन होती है हमारी, जो हमारी इंडिया में देखें तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में। तो वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे कि ये जो इस तरह से इंडिया है इस साइड पे नॉर्थ ईस्ट में देखें तो यहाँ पे बांग्लादेश वेस्ट बंगाल है, जहाँ पे क्या होता है कि वो टेम्परेचर भी और दूसरा वहाँ पे अब बारिश भी काफ़ी अच्छी मात्रा में हो जाती है। और ये हमारे वेस्ट बंगाल में इंडिया में और हमारे किस में बांग्लादेश में ये 2-3 क्रॉप्स उगाते हैं, मतलब साल में एक साल में 2-3 फसलें उगा देते हैं। फिर हमारे इसमें आता है वीट मतलब गेहूँ। तो गेहूँ का क्या है ये इसमें दिया है वैन द रिक्वायरमेंट मॉडेस्ट टेम्परेचर, इसके लिए ना तो ज़्यादा गर्म की ज़रूरत होती है ना ही ज़्यादा इसमें नमी की ज़रूरत है, मॉडेस्ट मतलब सामान्य टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। द रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, जो भी बारिश होती है वो इस सीजन के द्वारा ही सफिशेंट्स होती है। एंड द ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्ट, और इसके लिए जो वीट होती है इसके लिए क्या कि धूप खिली होनी चाहिए जब हम कटाई कर रहे होते हैं गेहूँ की। इट इज़ द थ्राइव द बेस्ट इन द वेल इन द ड्रेन लोमी, इसके लिए यदि आप देखें बलुई तो मिट्टी होती है काफ़ी अच्छी होती है इसके लिए गेहूं की खेती के लिए। वीट इज़ द ग्रोन मतलब इंटेंसिवली, यदि जो हम कहते हैं कि वीट सबसे ज़्यादा इंटेंसिवली उगाया जाता है यूएसए में, फिर कनाडा में, अर्जेंटीना में, फिर हमारा रशिया में, यूक्रेन में, ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में। जो इन द इंडिया इज़ द ग्रोन इन्वेंटर, और ये देखिए वीट कहते हैं क्योंकि ये रबी की फसल होती है इसलिए इसको हम किस में सर्दियों में उगाते हैं इंडिया में। अब मिलेट्स क्या होता है, मिलेट्स जिसे मोटे अनाज कहते हैं उसमें दे आर द नोन एज द कोरस
ग्रेन, इसको कोरस ग्रेन बोलते हैं या फिर बोलते हैं कि मोटे अनाज वाली फसल बोलते हैं। इट कैन बी द ग्रोन ऑन द लेस फर्टाइल, इसको उगाया जाता है कम उपजाऊ मिट्टियों में भी उगाया जा सकता है। एंड द सैंडी, जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें भी हम उगा सकते हैं। इट इज़ वाज इन द हार्डली द क्रॉप्स ऑफ द नीड द लो रेनफॉल, इसमें क्या होते हैं मोस्टली कम बारिश की ज़रूरत होती है, हाई मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ना तो ज़्यादा की और ना ही कम की। टेम्परेचर एंड द एडिक्वेट रेनफॉल, और इसके लिए जो टेम्परेचर और बारिश भी एक सामान्य मात्रा में ही सफिशेंट होती है। ज्वार बाजरा रागी, यदि आप कह सकते हो कि मिलेट फसलें होती है कौन कौन सी होती है हमारे, वो हमारी ज्वार होती है, बाजरा और रागी होती है जो इंडिया में उगाई जाती है। अदर द कंट्री आर द नाइजीरिया, चाइना और नाइजेर। और दूसरी यदि कंट्री कह रहे हैं कि नाइजेरिया, चाइना और नाइजर में सबसे ज़्यादा ये होती है मिल्टेज। फिर हमें कहते हैं कि मेज़ क्या होते हैं, मेज़ रिक्वायरिंग द मॉडेस्ट टेम्परेचर, जो मेज़ होती है मक्का होती है उसके लिए सामान्य टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, बारिश की भी ज़रूरत होती है। लोट ऑफ सनशाइन में सबसे ज़्यादा किसकी होती है, धूप की ज़रूरत होती है, सूर्य की रोशनी की ज़रूरत होती है। इट नीड्स द वेल ड्रेन फर्टाइल सोल, और इसको क्या होती है कि एक इस तरह की मिट्टी की ज़रूरत होती है तो आसानी से क्या मतलब पानी को ड्रेन कर सकें। जो मेज़ इन द ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, मेज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में, ब्राज़ील में, चाइना, रसिया, कनाडा और इंडिया, मैक्सिको। जो मेज़ इज़ आल्सो नोन एज क्रोन, जो मेज़ को सबसे ज़्यादा क्रोन के नाम से भी जाना जाता है। एंड द वेरियस कलरफुल वेराइटी ऑफ द मेज़ आर द फाउंड इन द अक्रॉस द वर्ल्ड, हमारे संसार में अलग अलग तरह की बहुत सारी क्या होती है वैरायटीज़ मिलती है मेज़ की। आप कह सकते हो कि ये वाली जो मेज़ है इसमें आपको वाइट कलर की देगी, येलो कलर की देगी, फिर इस तरह से कि मतलब येलो और ब्लैक है, और फिर ये क्या है हमारा, ये ब्लंट कलर की जैसे ब्राउन कलर की है, तो अलग अलग तरह की दिखाई देती है इसमें। अब आते हैं हमारा कॉटन, तो ये मेज़ कल्टीवेशन, मेज़ की खेती हो रही है। अब यहाँ पे क्या होती है कॉटन कल्टीवेशन की, जो हमारी कॉटन की होती है, रुई की बोलते हैं। कॉटन रिक्वायर द हाई टेम्परेचर, कॉटन के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी और हल्की सी बारिश की ज़रूरत होगी। 200 एम द 10 द फ्रोस्ट फ्री द डेज, और इसके लिए क्या होते हैं कि हमें 210 जो दिन होने चाहिए वो हमारे क्या होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, धूप वाले खिले होने चाहिए, ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए, ताकि हम इसको आसानी से उगा सकें। इट इज़ द ग्रोज द बेस्ट ऑफ द ब्लैक एंड द एलुवियल सोल, और इसके लिए काली मिट्टी और जो जलोढ़ मिट्टी दोनों की ज़रूरत होती है। चाइना और जो यूएसए है, चाइना, यूएसए एंड द इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, ये सारे इसके लीडिंग क्या है, प्रोड्यूसर है इस कॉटन के, तो किस चाहते हैं इन्हीं हमारी कंट्रीज़ में उगाए जाते हैं। इट इज़ द वन ऑफ द यदि मेन रॉ मटेरियल देखें कॉटन का, वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। अब हमारे पास आया है कि जूट क्या होती है। जूट, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोला जाता है कि जो गोल्डन फाइबर है, जो आप कहते हो कि सुनहरे जो रेशे किसको बोला जाता है, वो जूट को बोला जाता है। इट इज़ द ग्रो वेल एलुवियल द सोयल, इसको एक एलुवियल जो सोयल है जलोढ़ मिट्टी में उगाया जाता है, और एक बार हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। हैवी रेनफॉल, और हैवी रेनफॉल की ज़रूरत होती है, इसमें काफ़ी बारिश की ज़रूरत है। तरह ह्यूमिडिड क्लाइमेट, जो एक नमी वाला मौसम होता है उसमें ज़रूरत होती है। दिस द क्रॉप्स इज द ग्रोन द ट्रॉपिकल रीजन, इसमें जो उगाया जाता है ट्रॉपिकल रीजन में उगाया जाता है। इंडिया एंड द बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट, और सबसे ज़्यादा जो उगाया जाता है इंडिया, भारत में, और बांग्लादेश इसके लीडिंग प्रोड्यूसर है हमारे जूट के। कॉफ़ी क्या होती है, तो कॉफ़ी रिक्वायर द वार्म, कॉफ़ी को एक गर्म एंड द वेट, जो आप कहते हैं वेट क्लाइमेट में ज़रूरत होती है, और द वेल ड्रेन लोमी जो मिट्टी, ब्लू मिट्टी होती है, सोल्स होती है, उसमें उसके लिए कॉफ़ी के लिए काफ़ी यूज़फुल है। हिल द स्लोप आर द मोर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप, इस क्रॉप्स के लिए जो एक ढलान वाला जो एरिया काफ़ी सुटेबल होता है, काफ़ी यूज़फुल होता है। ब्राज़ील जो लीडिंग प्रोड्यूसर है, जो ब्राज़ील है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोड्यूसर कंट्री है, और उसके बाद कोलंबिया और इंडिया। यदि इंडिया का स्थान देखें तो वो थर्ड। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं कि वो डिस्कवर द कॉफ़ी द प्लांट, जो कॉफ़ी प्लांट था वो किसने खोज की थी उसके बारे में। दे आर द डिफरेंट द वर्जन अबाउट द डिस्कवरी कॉफ़ी, इसके बारे में काफ़ी मत है कि जो कॉफ़ी की डिस्कवर की खोज की थी। तो आप कहते हैं कि लगभग एडी देके 850 में, तो जो क्लादी नाम के एक अरब द गोटर हेडर था, करीबों को मतलब उसको कहते हैं कि जो बकरी होती है उसको चराने वाला था, तो वो आज पजल, वो हमेशा
पजल रहता था बाय द क्वेर एंटिस बाय द इज द फोक, जिसकी जो फोक थी, जो मतलब जो भी गोट के जो झुंड था वो काफ़ी उछल कूद करती रहती तो उससे पजल कंफ्यूज रहता था। इन द टेस्टेड इन द बेरीज ऑफ द एवरग्रीन द बसेस विच एज द गोट वाज द फीडिंग, कि जो वो मतलब खा रही होती थी, जो बकरियाँ खा रही होती थी वो एक बेरी के जैसा जो ग्रीन कलर का था उसको खाकर क्या होती थी, उससे वो उछल कूद करती थी। ऑन द एक्सपीरियंस इन द सेंस द एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वो उसने सोचा कि चलो मैं भी इसको टेस्ट करके देखता हूँ, तो ही द प्रोक्रेम, इसलिए उसने प्रोक्रेम किया ही इज़ द डिस्कवर टू द वर्ल्ड। उसने क्या किया कि जब उसने उसको खाया तो उसको भी काफ़ी अच्छा लगा, उसको टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा, तो तब उसने इसके खोज की और बोला कि ये ही एक कॉफ़ी नाम का फिर इसने इसकी खोज नहीं की कि ये एक पीने वाला काफ़ी अच्छा एक पेय है। तो अब इसका था पेय पात्र। अब आगे इसमें देख लेते हैं कि जो टी है, टी इज़ द बेवरेज द क्रॉप्स द ग्रो इन प्लांटेशन। जो टी होते हैं, क्योंकि एक फसल उगाई जाती है वो बेवरेज को पीने वाली जो फसल्स होती है तो वो वाली है इसमें, और ये प्लांटेशन पे के इसमें उगाई जाती है। दिस इज़ वर रिक्वायर कूल क्लाइमेट, इसको एक ठंडे क्लाइमेट्स की जरूरत होती है। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड द हाई रेनफॉल और इन द थ्रू आउट द ईयर द ग्रो, इसकी जो मतलब बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, पूरे साल ही बारिश होनी चाहिए। तो हैवी इन द टेंडर इन द लीव, ताकि जो उसकी पत्तियां हैं वो बढ़ सके। ये नीडेड द वेल ड्रेन द लोमी, इसको एक मतलब बलुई मिट्टी की जरूरत है ताकि उसमें से जो पानी आसानी से निकल सके। एंड द जेंटल स्लोप, और उसको एक हल्का सा ढलान वाले उसकी जगह की जरूरत होगी। लेबर इज़ द लार्ज नंबर ऑफ द रिक्वायर, जो लेबरर होता है वो काफ़ी होता है, मतलब लोगों की काफ़ी ज़रूरत होती है। पिक द लीव, ताकि उनको जो पत्तियाँ होती है उसको तोड़ने के लिए जगह। आप देख लीजिए कि जो टी प्लांटेशन है वो किस तरह से इसको चुनने के लिए काफ़ी लेबरर की जरूरत होती है। कैनिया, आप कह सकते कैनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। यदि वर्ल्ड में देखें सबसे अच्छी तरह की जो चाय होती है उसे प्रोड्यूस करने वाले केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका एंड श्रीलंका काफ़ी अच्छी जो चाय को वो उगाते हैं, प्रोड्यूसर है। अब आते हैं हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किस तरह से होता है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर टू एफर्ट टू मेड टू इंक्रीज द इन द फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट इन द ग्रोइंग डिमांड टू इंक्रीज पॉपुलेशन। मतलब जो एग्रीकल्चर का विकास का मतलब होता है कि हम किस तरह से प्रयत्न करें ताकि हम जो फार्म की जो प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकें, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है तो उसकी डिमांड भी काफ़ी है। उसको पूरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्शंस करना पड़ेगा ताकि उनकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट किया जा सके। दिस कैन बी द अचीव इन द मैनी वेज सच एज द इंक्रीजिंग द क्रॉप्स एरिया। और इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ताकि रिक्वायरमेंट पूरा हो सके तो इसके लिए हमें एरिया भी बढ़ाना पड़ेगा इसको उगाने के लिए, कृषि को उगाने के लिए। द नंबर ऑफ द क्रो, ताकि हम ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे फसल को उगा सकें। इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटी, जो सिंचाई की फैसिलिटीज़ को बढ़ाना है, उसमें हमें सुधार करना है, इम्प्रूव करना है। यूज़ द फर्टिलाइज़र, और सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र जो हम होता है कि उसके लिए ज़रूरत होगी तो फर्टिलाइजर की ज़रूरत होगी ताकि मिट्टी हमें फर्टाइल हो सके। फिर हमारा इसमें है कि हाई यील्ड वैरायटी ऑफ द सीड, हाई यील्ड वैरायटी, हमें उच्च श्रेणी वाले जो बीज होते हैं उसकी ज़रूरत होगी। मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर आल्सो अनदर एस्पेक्ट द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। मैकेनिज्म मतलब मशीनों के द्वारा जो भी एग्रीकल्चर की जाती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है ताकि हम इस एग्रीकल्चर में, कृषि में विकास कर सकें। द अल्टीमेटली एम द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट टू इंक्रीज द फूड सिक्योरिटी, और सबसे ज़्यादा एक लक्ष्य होना चाहिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ताकि हम फूड सिक्योरिटी को भी बढ़ा सके। अभी देख लेते हैं कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है। फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट, आप नेक्स्ट उसमें जाएंगे क्लासेस में 9th में तो आप देखेंगे फूड सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी तरह से आप उसको पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। तो फूड सिक्योरिटी मैंने 9th क्लास की भी इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दिया तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, तो आप जाकर उसको देख सकते हो। आप 9th क्लास में आएंगे, फिलहाल आप 8th क्लास में हो। फिर डू यू नो फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट द वैन ऑल द पीपल एट द टाइम, मतलब क्या फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि जो लोग होते हैं उनको हर टाइम में वो चीज़ें मिले, वो खाना मिले। एंड द हैव द एक्सेस टू सफिशेंट, मतलब जितनी मात्रा में उनको चाहिए वो चाहिए। सेफ न्यूट्रिशंस फूड टू मीट देयर डाइटरी नीड, जितनी भी उनको डाइटरी नीड उनकी हमारी डाइट के अनुसार आवश्यकता है इतना उनको खाना मिले, साफ़ सुथरा मिले, और उसमें न्यूट्रिशन पोषक तत्व की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा रहे। फूड द प्रेफरेंसेस ऑफ द एक्टिव एंड द हेल्दी, और जो फूड होता है जो भी मिल रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए ताकि वो लोगों को एक्टिव कर सके, एनर्जी कर सके, मतलब उनमें एनर्जी ला सके, उसको हेल्दी कर सके उसकी लाइफ को, तभी हम फूड सिक्योरिटी का वो मीनिंग होता है सही तरह से। अब आता है हमारे इसमें
यहाँ तक हमने पढ़ लिया। एग्रीकल्चर है द डेवलप एट द डिफरेंट प्लेस इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो एग्रीकल्चर होता है, विकास होता है उसका अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह से हमारे जो वर्ल्ड में, हमारे जो संसार में। डेवलपिंग द कंट्री विद द लार्ज पॉपुलेशन यूजली द प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर द क्रॉप आर ग्रोन द स्मॉल होल्डिंग द मोस्टली ऑफ सब्सिस्टेंसेस। मतलब क्या होता है कि जो विकासशील देश जैसे हमारा इंडिया है, यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, लेकिन जो ज़्यादातर जो हमारी एग्रीकल्चर होते हैं इंटेंसिव होते हैं। इंटेंसिव का मतलब होता है कि स्मॉल हो गए तो मोस्टली वो अपने ही कंजम्पशन के लिए ज़्यादातर हम यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे उनके पास क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस होती है, चीज़ें होती है, भाई लैंड हो गया हमारे पास, अब सीड्स होगा, वो भी हमारे लिमिट में ही होते हैं। लार्ज होल्डिंग ऑफ द मोर सुटेबल कमर्शियल एग्रीकल्चर इन यूएसए। लेकिन यदि आप देखें कि जिसके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है, काफ़ी ज़्यादा पैसा है, काफ़ी ज़्यादा कैपिटल्स है, तो वो तो काफ़ी बड़ी मात्रा में कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए ही वो खेती करते हैं। जैसे हमारे यूएसए में काफ़ी डेवलप एरिया है, डेवलप कंट्रीज़ है, कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया में। विद द हेल्प ऑफ द टू केसेज द स्टडी ऑफ द फार्म। यदि हम अपने इसकी दो केसेस की सहायता स्टडी कर सकते हैं फार्म के बारे में, एक तो हमारे इंडिया के बारे में और दूसरी हमारे यूएसए के बारे में। लेट अस अंडरस्टैंड कि अबाउट द एग्रीकल्चर इन द डेवलपिंग एंड द डेवलप कंट्री। अब देखते हैं कि हम समझते हैं कि किस तरह से जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, एक विकासशील देश में मतलब डेवलपिंग कंट्री में, और किस तरह से एक डेवलप कंट्री में किस तरह से उनमें अंतर है। तो ये फार्म इंडिया। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत की एक फार्म। देयर इज़ द स्मॉल विलेज इन द आलिदाबाद। एक आलिदाबाद है, आलिदाबाद गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में एक गांव है छोटा सा। मुन्ना लाल इज़ द स्मॉल फार्मर। एक छोटा सा फार्मर है इन दिस विलेज, इस गांव में। वो हैज़ द फार्म लैंड अबाउ द 1.5 हेक्टर। उसके पास एक जो फार्म है, मतलब जो भी कृषि करने वाली जो भूमि है, उसके पास 1.5 हेक्टर्स है। ही इज़ द हाउस इन इज़ द मेन द विलेज। उसका जो हाउस है, जो उसका घर है, वो उस मेन विलेजेस में है। ही प्रेजेज द हाई यील्ड द वेराइटी ऑफ द सीड। उसने अब कलब HIV जो सीड्स होती है जो काफ़ी अच्छी है, तो उसको उसने खरीदा मार्केट में एवरी द अल्टरनेटिव ईयर। मतलब एक साल को छोड़कर एक साल वो ये वाली यील्ड सीड्स को खरीदता है। द लैंड इज़ द फर्टाइल। जो लैंड है वो काफ़ी उसकी उपजाऊ है। एंड द ही ग्रोन एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन द ईयर। एक साल में वो 2 फसलों उगाता है। विच इज़ नॉर्मली द वीट और राइस। नॉर्मली सामान्य रूप से गेहूँ या चावल को उगाता है। द पल्सेज, और एक तो ये तक गेहूँ उगाएगा, चावल उगाएगा, और उनके साथ एक दालों को भी उगाता है। 2 फसल को कम से कम उगाता है। द फार्मर द टेक एडवाइस of the friends and the elder as well as the government the agriculture officer regarding the farm practices। मतलब जो फार्मर्स होते हैं वो एडवाइस भी देते हैं, किसान एडवाइस भी देते हैं उसके फ्रेंड्स को, उसके फ्रेंड्स एडवाइस देते हैं उसको। बाकी का वो जो फार्मिंग मतलब गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर जो ऑफिसर की जो भी रिगार्डिंग है कृषि से रिलेटेड, उसको भी सुनता है, अपने बड़ों से भी सुनता है, सबके बारे में उनसे सबसे सलाह लेता है। ही टेक्स एक द ट्रैक्टर। उसने एक ट्रैक्टर को भी खरीदा है ऑन द रेंट पर फॉर प्लॉगिंग इन द फील्ड। अपने जो खेतों को प्लो करने के लिए, हर चलाने के लिए। दो द सम ऑफ द हिज द फ्रेंड स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन फिर भी उसके जो फ्रेंड्स होते हैं उसको कुछ ट्रेडिशनल मेथड भी देते हैं, जैसे वो अपने बुलक को मतलब बुलक्स को जो भी होती है बुलक्स कार्ड जो बैलगाड़ी, तो उसको भी यूज़ कर सके प्लॉगिंग के लिए। देयर इज़ द ट्यूबवेल्स इन द नियर बाई द फील्ड। उसके फील्ड द विच इज़ द टेक्स द रेंट द इरिगेशन द फील्ड। उसके पास वाले जो गाँव में उसने अपने खेतों के लिए सिंचाई के लिए ट्यूबवेल भी लिया है जो उसके पास वाले गाँव से हैं। फिर आगे देखते हैं कि मुन्ना लाल आल्सो हैज़ द 2 बुफैलो। उसके पास 2 भैंसे हैं और कुछ हैंस हैं। ही द सेल्स द मिल्क्स इन द कोऑपरेटिव स्टोर्स लोकेटेड इन नियर बाई टाउन। उसके शहर के मतलब जो एक उसके गांव के पास जो एक शहर है, वहाँ पे उसने कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो दूध बेचता है उनका बुफैलो को, भैंसों का। ही इज़ द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो मेंबर भी है। विच इज़ बाद एडवाइस में जो उनको एडवाइस भी देता है ऑन द टाइप ऑफ द फूड ऑफ एनिमल्स, कि किस तरह से एनिमल्स को किस तरह का चारा खिला सके और किस तरह से उनसे मतलब चारा खिलाएंगे ताकि वो अच्छा दूध को प्रोड्यूस कर सके। सेफ मेजर ऑफ द प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द लाइव स्टॉक इन द आर्टिफिशियल इंटेंसिमेंटेशन। और क्या करते हैं कि वो इंटेंसिमेंटेशन का मतलब होता है कि वो उनको प्रोटेक्ट, उसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए सलाह देते हैं ताकि वो अपने लाइव स्टॉक्स का मतलब क्या होता है कि जो भी जैसे हैंड्स हो गए मतलब उसके घरेलू जो भी जानवर है उसकी देखभाल के लिए आर्टिफिशियल इंटेंसिमेंटेशन किस तरह से उनका रिप्रोडक्शंस कर सके आर्टिफिशियल रूप में। तो ये सारी तरह की वो सलाह भी देते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले मेंबर्स होते हैं। ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली हेल्प इन द वैरायटी ऑफ द फार्म एक्टिविटी। जो भी मेंबर होते हैं उसकी फैमिली के सभी सहायता करते हैं फार्म एक्टिविटीज़ में उसकी, मुन्ना लाल की। समटाइम ही इज द टेक्स द क्रेडिट फ्रॉम द बैंक और द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाय द HY सीड एंड द इम्प्लीमेंट्स। और क्या होता है कि ज़्यादातर उसको उधार भी लेना पड़ता है बैंक से ताकि और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से ताकि वो HIV सीड्स
मशीन्स और इम्प्लीमेंट्स, हल वगैरह, प्लॉगिंग, या आप कह सकते हो ट्रैक्टर, या जो भी इम्प्लीमेंट्स जो भी कृषि के लिए यूज़ होते हैं सबके लिए वो मतलब जो भी आवश्यकता है उसको खरीदने के लिए वहाँ से उधार लेता है। ही सेल्स ही इज़ द प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेटेड इन नियर बाई टाउन। वो क्या करते हैं जो भी इसका प्रोडक्शन होता है वो जो पास वाले शहर वाले उसमें शहर में उसको बेच देता है, उसकी मंडी में से बेच देता है। सिंस द मेजोरिटी ऑफ द फार्मर डू नॉट हैव द लैक द स्टोरेज फैसिलिटी। ज़्यादातर जो फार्मर्स होते हैं उनके पास ऐसा नहीं है कि उनके पास स्टोरेज करने की फैसिलिटी कम होती है, तो दे आर द फोर्स टू सेल्स इन द प्रोड्यूस इवन इन द मार्केट इन द फेवरेबल। लेकिन वो फोर्स नहीं होती, ताकि यदि मार्केट में कोई ठीक तरह से पैसा नहीं है तो वो उनको बेचने के लिए फेवरेबल, वो उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब उनको ठीक तरह से उनकी पैसा मिलेगा तो उसको तब उसको बेच सकते हैं। इन द रिसेंट ईयर गवर्नमेंट हैज़ द टेकन सम स्टेप डेवलपमेंट स्टोरेज फैसिलिटी। लेकिन आज के टाइम में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए ताकि वो डेवलप कर सके मतलब स्टोरेज की जो फैसिलिटीज़ को। ए फर्म इंडिया की देखिए, अब देख लेते हैं फार्म इन द यूएसए का। द एवरेज द साइज ऑफ द फार्म यूएसए द मस्ट लार्जर देन इन द एंड द इंडियन फार्म। यदि आप देखें कि एवरेज औसत के अनुसार देखें साइज ऑफ फार्म का यूएसए में वो काफ़ी बड़ी मात्रा में इंडिया के अकॉर्डिंग है। टिपिकली द फार्म द साइज द यूएसए इन द अबाउट द 250 हेक्टर। और ज़्यादातर देखिए सामान्य रूप से कि जो 250 हेक्टर है यूएसए में जो भी फार्म का साइज है, लेकिन इंडिया में देखें तो कितना था 1.5 था। तो आप ये कंपैरिजन कर सकते हो। फिर द फार्मर द जनरली डिसाइड इन द फार्म, जो फार्मर होते हैं ज़्यादातर फार्म में रहते हैं। एंड द सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन, और ज़्यादातर वो ज़्यादा फसल उगाते हैं, जब क्रोन मक्का होगा, सोयाबीन, व्हीट, गेहूँ और शुगर बीट्स ये होती है। एंड द जोयन होर्न है फार्मर है तो मिड वेस्ट यूएसए का, जो लोवा स्टेट में रहता है। लोवा स्टेट में 300 उसकी अपनी ही लोवा स्टेट में अपनी ही 300 हेक्टेयर की लैंड है उसके पास, जिस पर वो कृषि करता है। ही ग्रोज द क्रोन ओन हिज द फील्ड आफ्टर द मेकिंग श्योर ऑफ द सोल। वो जो भी इस मक्का को उगाता है वो सबसे पहले अपने मिट्टी को श्योर करता है। एंड द वाटर रिसोर्स मीट इज नीड, की जो भी पहले मिट्टी को देखेगा, जांच पढ़ देगा, फिर देखेगा क्या उसके पास कितनी क्रोन्स को उगा सकता है और कितनी उसको क्या करेगा कि पानी की जरूरत पड़ेगी क्रॉप्स के लिए, पहले ही आइडिया लगा लेता है। एडक्वेट द मेजर आर द टेकन टू कंट्रोल इन द पेस्ट ऑफ द कैन द डैमेज। और वो पर्याप्त मात्रा में ये भी कर लेता है ताकि वो जो पेस्ट होते हैं जो फसल को ख़राब करते हैं तो उसके बारे में लगा लेता है कि कितना खर्चा होगा उसको कंट्रोल करने के लिए इसकी क्रॉप्स को। फ्रॉम द टाइम टू टाइम ही सेंड द सोइल द सैंपल टू सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरी टू चेक विद द न्यूट्रिशन ऑफ सफिशेंट टोमेटो। वो क्या करता है अपनी समय समय पर उसको सैंपल्स को भेजता है अपने मिट्टी के ये टेस्टेड लेबोरेटरी में सोइल्स में, जहाँ पे चेक होती है ताकि उसके न्यूट्रिशन सफिशेंट है या नहीं है। द रिजल्ट हेल्प इन द जोया होर्न टू प्लान ए साइंटिफिक फर्टाइज प्रोग्राम। और वो क्या करते हैं कि वो एक प्लान बनाते हैं, योजना भी बनाते हैं साइंटिफिक फर्टाइजर के लिए प्रोग्रामों को भी समय समय पर। ही इज़ द कंप्यूटर, उसके जो कंप्यूटर लिंक होते हैं सैटेलाइट से जो उसको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। प्रैक्टिस द पिक्चर ऑफ विजिबिलिटी, उसकी जो देखो जैसे ये है ना, ये सैटेलाइट से देखते हैं इसकी फील्ड की पिक्चर्स वगैरह देखते हैं कि किस तरह से स्प्रे वो पेस्टिसाइड, ये क्या कर रहे हैं कि इसको पेस्टिसाइड्स कर रहे हैं, इसकी फसलों पर छिड़काव कर रहे हैं। और ज़्यादातर ये जो सैटेलाइट होती है इसकी फसल के बारे में भी बताते रहते हैं, इसके फील्ड के बारे में बता रहते हैं। दिस हेल्प हिम टू यूज़ केमिकल फर्टाइजर, वो फर्टिलाइजर जो केमिकल उसको यूज़ करते हैं। एंड द पेस्टिसाइड्स वेयर दे आर रिक्वायर्ड, और यदि उसको पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है, कीटनाशक दवाई की जरूरत हो तो वो उस पर यूज़ करता है। ही यूज ट्रैक्टर भी यूज़ करते हैं सीड को ड्रिल करने के लिए, सीड को बोने के लिए, लेवर करने के लिए, उसको समतल करने के लिए, कंबाइंड हार्वेस्ट करने के लिए, और थ्रेसर और जो भी वो कटाई के लिए सब वो एग्रीकल्चर ऑपरेशन सब तरह का यूज़ करता है। एक ग्रेन आर द स्टोर इन द ऑटोमेटिक द ग्रेन स्टोरेज, जो ग्रेन होते हैं अनाज होता है ऑटोमेटिक ही वो उसकी ग्रेन स्टोरेज में जमा हो जाता है। और द डिस्पैचेज टू मार्केट एजेंसी, और क्या हो जाता है डिस्पैच भी हो जाता है मार्केट एजेंसी में। द फार्मर यूएसए वर्क लाइक ए बिजनेसमैन, जो फार्मर होता है यूएसए में एक बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं, नो कि ए पेशेंट फार्मर, ना कि एक तरह से जो किसान होता है उसकी तरह से नहीं करता, वो एक तरह से बिजनेसमैन की तरह करता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, मिलते हैं आपको चैप्टर अब 4th के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय।